जी बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स हम डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन, कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ कंजप्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान जो मैथमेटिकल रिलेशन एग्जिस्ट करता है उसको हमने डिस्कस किया है। और हमने उन फैक्टर को डिस्कस किया है जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, और उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर जो रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंस है उसको भी हमने डिस्कस किया, और उसी रेफरेंस में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कंसेप्ट को भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और मैंने आपको बताया था कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो डिफरेंट ऑर्डर के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो सकते हैं, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो सकते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी मैंने लास्ट टाइम डिस्क्राइब किया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट का सम है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन की क्या डिपेंडेंस है। तो आज हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो काइनेटिक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए बच्चों आप सपोज करें कि ए हमारे पास एक रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट पी में जा रहा है। ये साइन ऑफ एरो जो है ये रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करता है, यानी ये सिंबॉलिक एक्सप्रेशन दरअसल ये बता रहा है कि ए रिएक्टेंट है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कंज्यूम होता चला जाएगा, और ये पी प्रोडक्ट है जिसकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती चली जाएगी। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो हम सपोज करते हैं कि टी ज़ीरो था, और टी ज़ीरो पर ए की जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम थी, और वो इनिशियल कंसंट्रेशन है और उसको मैंने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है। अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो उस वक्त प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो मिनिमम होगी और ज़ीरो होगी, यानी टी ज़ीरो पर ए की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है और वो ए की इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाती है, और उसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है। जबकि टी ज़ीरो पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़ीरो है क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन तब स्टार्ट नहीं हुई और वो मिनिमम है। लेकिन आप जानते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ए की कंसंट्रेशन कम होगी और पी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। हम सपोज करते हैं कि जब टाइम टी हो जाता है तब ए की जो कंसंट्रेशन है वो ए माइनस एक्स हो जाती है, यानी एक्स उसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज आ रही है, और एक्स से मुराद ए की वो कंसंट्रेशन है जो पी में कन्वर्ट हो गई है। इसलिए पी की जो टाइम टी पर कंसंट्रेशन होगी वो एक्स होगी, और टाइम टी पर जो ए की कंसंट्रेशन होगी वो ए माइनस एक्स होगी। और ये जो ए माइनस एक्स है इसको अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए कहा जाता है, और ये जो एक्स है इसको अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी कहा जाता है। टाइम टी पर ए की कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स होगी, टाइम टी पर पी की कंसंट्रेशन एक्स होगी। याद रहे कि ए माइनस एक्स भी वेरिएबल है और ये जो एक्स है ये भी वेरिएबल है, और ये दोनों टाइम डिपेंडेंट हैं, जबकि ए इनिशियल कंसंट्रेशन है और वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो अगर रिएक्शन ऑर्डर ज़ीरो है तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो यूं बनेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the available concentration of reactant A raised to power 0। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन का जो एक्सपोनेंट है
वो 0 है। आप ये बात जानते हैं कि जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो इधर एक कांस्टेंट अपीयर होता है जो कि रेट कांस्टेंट कहलाता है। तो मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया है और इधर एक कांस्टेंट अपीयर हुआ है जिसको रेट कांस्टेंट कहा जाता है, जिसको वेलोसिटी कांस्टेंट कहा जाता है, जिसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहा जाता है, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और इसके जो यूनिट हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के चेंज होने से चेंज हो जाते हैं। डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट कंडीशंस पर के की वैल्यू डिफरेंट होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर के हमेशा कांस्टेंट होता है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन है जो कि दरअसल रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन के दरमियान एक मैथमेटिकल रिलेशन है। मैंने आपको बताया कि जब भी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए है, ये इंक्लूडिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये रिएक्टेंट ए की अवेलेबल कंसंट्रेशन है, यानी ये टाइम टी पर ए की कंसंट्रेशन है और उसको हमने ए माइनस एक्स से रिप्रेजेंट किया था। तो मैंने ए को ए माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया है। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए रेट कांस्टेंट इनटू ए माइनस एक्स रेज टू पावर 0 हो जाएगा। बच्चों आप जानते हैं कि अगर किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो यूनिटी के इक्वल होता है, यानी वो 1 होता है। तो मैं a माइनस एक्स रेज टू पावर 0 को 1 कह देता हूं, तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन यूं बनेगा, ये a माइनस एक्स रेज टू पावर 0 जो है ये 1 हो जाएगा, तो इधर सिर्फ k रहेगा। अब याद रहे कि मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के डिफरेंट तरीके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट, तब उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तब उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। यानी अगर मैं ऊपर वाले रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं तो इस ऊपर वाले रिएक्शन के लिए वो यूं लिखा जाएगा, वो dP ओवर dt होगा, और P से मुराद P की अवेलेबल कंसंट्रेशन होगी जिसको मैंने X से रिप्रेजेंट किया है। लिहाजा मैं अगर इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं इन टर्म ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो वो dP ओवर dt लिखा जाएगा या फिर dx ओवर dt लिखा जाएगा। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन हम आगे चलकर जहां भी लिखेंगे वो हम इन टर्म ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे और उसको हम dx ओवर dt से रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए जो ये वाला एक्सप्रेशन है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी dP ओवर dt, और क्योंकि P की अवेलेबल कंसंट्रेशन को मैंने x कहा है इसलिए ये dx ओवर dt होगा। और ये a माइनस एक्स रेज टू पावर 0 है, किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, इसलिए dx ओवर dt विल बी इक्वल टू k। अब यहीं से मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन निकालने लगा हूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन से मुराद ऐसा रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे रिएक्शंस को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, या आप यूं कह लें कि ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन की जो पावर है वो 0 है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है। और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसमें dx ओवर dt रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जबकि k जो है वो रेट कांस्टेंट है। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
और इसमें x और t वेरिएबल हैं, जबकि k इसमें कांस्टेंट है। इस मैथमेटिकल रिलेशन से आप k के यूनिट भी निकाल सकते हैं। ये dx दरअसल चेंज इन कंसंट्रेशन है और ये dt चेंज इन टाइम है। कंसंट्रेशन के यूनिट मोल पर डीएम क्यूब हैं और t के यूनिट सेकंड हैं, तो k के यूनिट मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड होंगे इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये डिफरेंशियल रेट लॉ कहलाता है। डिफरेंशियल रेट लॉ इसको क्यों कहते हैं कि दरअसल इसमें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t मौजूद है। ये जो dx ओवर dt है ना, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि ये x का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t, और इसे फिजिकली यूं डिस्क्राइब करते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी dx ओवर dt ये x का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो इक्वल टू k है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। और इस मैथमेटिकल रिलेशन को, जो कि एक इक्वेशन है, इक्वेशन इसको इसलिए कहते हैं कि ये इक्वलिटी का साइन इधर मौजूद है, और ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि इसमें एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव लिया गया है, यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लिया गया है, और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। याद रहे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, जबकि रिएक्शन का ऑर्डर 0 है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर किस हिसाब से लेते हैं कि अगर x का फर्स्ट डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू t, तो फिर हम इसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और अगर ये x का सेकंड डेरिवेटिव t के लिहाज से लिया जाता, यानी d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर होता, तो फिर ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें दो चीजें वेरिएबल हैं, एक x और एक t। अगर मैं dt को इधर ले जाता हूं और dx को इधर रखता हूं तो ये मैं काम आसानी से कर सकता हूं। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता हो वो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। यानी ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर मैं वेरिएबल सेपरेट कर दूं, यानी x को एक साइड पर कर दूं और t को दूसरी साइड पर कर दूं, तो फिर ये dx ओवर dt विल बी dx विल बी इक्वल टू k इनटू dt। डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट किया जाता है और फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट किया जाता है और उसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। लीनियर फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को क्यों कन्वर्ट करते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है कि लीनियर फॉर्म से ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन ली जा सकती हैं। कैसे ली जा सकती हैं वो हम आगे चलकर बात करते हैं। तो यहाँ मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मुझे वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा, जो कि x और t वेरिएबल हैं। तो dt को इधर ले जाएं तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, यानी dx विल बी इक्वल टू k इंटू dt। मैंने आपको बताया कि इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का असूल ये है कि पहले वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये जो साइन है ये इंटेग्रल का साइन है, और इंटीग्रेशन के डिफरेंट रूल्स हैं जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। उसमें से एक रूल ये है कि अगर आप ये इंटेग्रल ऑफ dx अगर आप लेते हैं तो यूं समझ लें कि ये इंटेग्रल है और ये डिफरेंशियल है, तो इसका जो आंसर है वो x आएगा। सिमिलरली अगर आप इंटेग्रल ऑफ dt लेते हैं तो इसका आंसर t आएगा। याद रहे
आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। मसलन मैं इसको अगर इंटीग्रेट करता हूं तो ये इंटेग्रल और ये डिफरेंशियल ये समझ लें खत्म हो गया, तो इसका जो आंसर है वो x आएगा। ये k ऑलरेडी कांस्टेंट है, एज सच रहेगा, और ये इंटेग्रल ऑफ dt जो है ये t आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। अब यहां पर ये सवाल पैदा होता है कि हमने c एक साइड पर लगाया है, दूसरी साइड पर क्यों नहीं लगाया। दरअसल हमने c दोनों साइड्स पे लगाया था, लेकिन मैंने इधर वाला जो प्लस सी था उसको मैंने C1 कहा, इधर जो C आया उसको मैंने C2 कहा, लेकिन मैं C1 को जब इधर ले गया तो C2 माइनस C1 वो भी एक कांस्टेंट आएगा और उसको हम एक सिंगल कांस्टेंट C से रिप्लेस कर सकते हैं। लिहाजा जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक साइड पर लगा दें तो वो काफी होगा। ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। इस c की वैल्यू निकालने के लिए आप इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं। अब वो इनिशियल कंडीशंस क्या थी? इनिशियल कंडीशन से मुराद वो कंडीशन है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, यानी जब t जीरो है। जब t जीरो है तो फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी x वो भी जीरो है। तो ये कंडीशन अगर आप इस इक्वेशन पर अप्लाई करें कि t जीरो और x जीरो, तो फिर c की वैल्यू निकाली जा सकती है। x की जगह पर मैंने जीरो पुट किया है, t की जगह पर मैंने जीरो पुट किया है, जीरो k से मल्टीप्लाई होगा जीरो, तो c की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो c की ये वैल्यू अगर आप इस एक्सप्रेशन में यहां पर पुट कर दें तो x विल बी इक्वल टू kt। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले वेरिएबल सेपरेट करें, फिर उन इंटीग्रेशन अप्लाई करें, और फिर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू इनिशियल कंडीशन यूज करके निकालें। तो और वो वैल्यू फिर आप यहां पर पुट कर दें तो x विल बी इक्वल टू kt। x इज इक्वल टू kt। हाँ, ये भी रेट लॉ एक्सप्रेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, लेकिन इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन कहा जाता है। जबकि एक रेट लॉ एक्सप्रेशन था dx ओवर dt इज इक्वल टू k, उसको डिफरेंशियल रेट लॉ कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल रेट लॉ इतना यूजफुल नहीं है जितना इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूजफुल है। क्यों? कि इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ से काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन ली जा सकती हैं। कैसे ली जा सकती हैं वो मैं बताने लगा हूं। पहले आप इस एक्सप्रेशन को जरा गौर से देख लें। इसमें ये जो x है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो t है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसमें जो k है ये कांस्टेंट है। आप x और t के दरमियान रिलेशन को बखूबी समझ सकते हैं अगर आपको ये पता हो कि x किस चीज का नाम है और t किस चीज का नाम है। याद रहे कि x से मुराद रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है, या आप यूं कह लें कि प्रोडक्ट की अवेलेबल कंसंट्रेशन है, और टी टाइम है। अगर रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है तो x की जो वैल्यू है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करेगी, और ये जो x है वो t का फंक्शन होगा और लीनियर फंक्शन होगा। यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल ऐसा ही एक्सप्रेशन है जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा y इज इक्वल टू mx, यानी y डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो x उस केस में है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और m जो है वो उस प्लॉट की स्लोप है या कांस्टेंट है। जब आप इस t को चेंज करेंगे तो ये x इस तरह से चेंज होगा कि x t का लीनियर फंक्शन होगा, और अगर मैं x को एज ए फंक्शन ऑफ t प्लॉट करूं तो प्लॉट स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास करेगा, और उसकी जो स्लोप है वो k के इक्वल होगी। इस रिलेशन की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप x को एज ए फंक्शन ऑफ t प्लॉट करें और उस प्लॉट की स्लोप निकालें तो वो स्लोप आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू देगी।
और ये कि अगर आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को थोड़ा और रीअरेंज करके यहाँ से के निकाल लें, यानी टी को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, तो ये एक्स ओवर टी इक्वल टू के आ जाएगा। एक्स कंसंट्रेशन है जिसके यूनिट मोल पर डीएम क्यूब है, और ये जो टी है ये टाइम है। सो यहाँ से के यूनिट निकाले जा सकते हैं, ये मोल पर डीएम क्यूब और ये टी। मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड जो है वो जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट के यूनिट होंगे। मैंने आपको बताया कि जो के यूनिट हैं वो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता देते हैं। याद रहे कि अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो के यूनिट मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड होते हैं। अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो के यूनिट पर सेकंड होते हैं। अगर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है तो के यूनिट डीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड होते हैं। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के चेंज होने से के यूनिट चेंज हो जाते हैं। अगर आपके पास के यूनिट मौजूद हों तो आप प्रीडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट टर्म है हाफ लाइफ पीरियड। याद रहे कि हाफ लाइफ पीरियड से मुराद वो टाइम है जिसमें रिएक्शन 50% तक कंप्लीट हो जाता है। हाफ लाइफ पीरियड से मुराद वो टाइम है जब रिएक्टेंट 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। या हाफ लाइफ पीरियड से मुराद वो टाइम है जब रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाती है। या हाफ लाइफ पीरियड से मुराद वो टाइम है जिसमें रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के इक्वल हो जाती है। या रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाती है। याद रहे मैंने अवेलेबल कंसंट्रेशन को ए माइनस एक्स कहा है, मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन को ए कहा है। ए का हाफ, जब ए माइनस एक्स ए हाफ के इक्वल हो जाएगी तब जो रिएक्टेंट की तब तक रिएक्शन जो टाइम लेगा वो उसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। अगर मैं इस डेफिनेशन को यूज करूं कि रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के इक्वल आ गई है, तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है जो कि हाफ के इक्वल होगा। या आप यूं कह लें कि एक्स से मुराद रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है, वो जब रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगी तब तक रिएक्शन जो टाइम लेगा वो उसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। यानी आप एक्स को ए हाफ से रिप्लेस कर दें और टी को टी हाफ से रिप्लेस कर दें तो हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन निकाला जा सकता है। जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन था x इज इक्वल टू के टी, उसमें आप x की जगह पर a हाफ लिख दें और t की जगह पर t हाफ लिख दें और उसको रीअरेंज करें तो फिर ये t हाफ a ओवर 2k के इक्वल हो जाएगा। ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि जो हाफ लाइफ पीरियड है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कंसेप्ट था और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स थी जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड ये एक एग्जांपल है, होपफुली आप इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले ये वाला एक्सप्रेशन ही इसमें यूज होगा और जो हाफ लाइफ पीरियड की कैलकुलेशन है वो आप इस एग्जांपल 5.5 में कर सकते हैं। स्टेटमेंट गिवन है, आप डाटा लिखेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे और कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेशन करके हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो
जो अगला लेक्चर है उसमें हम काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस करेंगे।